तो हेलो एवरीवन, आई थिंक आपने लास्ट लेक्चर देखा होगा इस रिवीजन सीरीज का जो 10th क्लास के लिए हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ रिवीजन के लिए। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो बार बार एग्जाम्स में आते रहते हैं उनके बारे में ये सीरीज स्टार्ट हो रही है। तो आई होप आपने लास्ट जो लेक्चर देखा होगा, रिवाइज करा होगा उसको। और जो सेकंड लेक्चर है आर इन्वायरमेंट का जो सेकंड पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। उसके अंदर ये जो फर्स्ट टॉपिक मैंने लिखा है वो है बायो मैग्निफिकेशन। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एनर्जी फ्लो के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? एनर्जी फ्लो के बारे में, कि हर ट्रॉफिक लेवल पर जो है फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल की 10% एनर्जी ही पहुंच पाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसमें उल्टा सिस्टम है थोड़ा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये डीडीटी जो है ये क्या एक तरह का केमिकल है। क्या एक तरह का केमिकल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई एथिलीन, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म होता है अपने काम का नहीं। ये तरह का केमिकल है जो मान लो मैं हर्बिसाइड्स मान लो जो भी होते हैं इस तरह के केमिकल्स फॉर एग्जांपल घास पर पौधों पर डालते हैं। तो वैसे ही मान लो मैंने घास के ऊपर ये केमिकल मैंने छिड़काव करा दिया इसका उसके ऊपर, ठीक है। और इसकी जो मात्रा क्या लिखी, पार्ट्स पर मिलियन, 10 पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि 10 ppm मैंने इसकी मात्रा किसके अंदर डाली? घास के ऊपर छिड़क दी मैंने। उस घास को मान लीजिए किसको, उस घास को डियर ने खा लिया। किसने? हिरण ने खा लिया। तो उसके अंदर इस केमिकल की जो मात्रा है वो कितनी हो जाएगी? फॉर एग्जांपल मतलब कि बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इसका कोई रेशियो नहीं है कि 10% 20%, इसका है कि मल्टीपल होकर बहुत ज्यादा गुना उसके केमिकल की मात्रा पहुंच जाएगी। जो एनर्जी थी वो तो सिर्फ 10% ही पहुंच रही है, लेकिन अगर वो केमिकल डाल रहे हैं तो उसकी मात्रा, इस हार्मफुल केमिकल की मात्रा इस डियर के अंदर कितनी पहुंच जाएगी? 200 ppm के आसपास। इस डियर को भी अगर मान लो थर्ड ट्रॉफिक पर ले जाए, अपन थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर ले जाए, इसको लॉयन ने खा लिया तो क्या होगा? इसके अंदर मात्रा और ज्यादा बढ़ गई, 500 ppm हो गई डीडीटी की मात्रा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये जो हार्मफुल केमिकल है, क्या लिख सकते हैं इसके अंदर अपन? हार्मफुल केमिकल्स, हार्मफुल केमिकल्स, केमिकल्स इंक्रीजेस with every next trophic level, क्या कहलाता है ये बायो मैग्निफिकेशन कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? इट्स कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। ग्रेट। तो मेरे हिसाब से आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ये एग्जाम में आएगा तो आपको इस तरीके से इसको ड्रॉ करना है, आपको सारे मार्क्स ले जाएंगे। और आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। वेरी गुड। नेक्स्ट स्लाइड हमको क्या कह रही है? वो कह रही है डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता? कभी ओजोन का डिप्लेशन करा के देखो, यानी आसमान में छेद होना। तो ये एक लेयर होती है, किसकी लेयर होती है? हमारे ओजोन लेयर के अंदर, हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो भी लेयर्स हैं, जैसे कि 4 मेजरली लेयर, 4 लेयर है हमारे आसपास। कौन सी? स्ट्रेटोस्फीयर, आपने बहुत से सुनी होगी, ट्रोपोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, इस तरह की लेयर्स होती है। उसके अंदर जो सेकंड लेयर होती है ना ट्रोपोस्फीयर के बाद, वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर। कौन सी? स्ट्रेटोस्फीयर। आप जब इस अर्थ क्रस्ट ट्रेन धरती के ऊपर से लगभग 12 से 15 किलोमीटर तक जाएंगे ना, 12 से 15 किलोमीटर के आसपास जाएंगे तो एक लेयर आएगी, उसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेटोस्फीयर, स्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फीयर। उसके अंदर जो लेयर होती है वो ओजोन की लेयर होती है, O3 नॉट O2। ये तो ऑक्सीजन है, लेकिन इसके साथ अगर एक और ऑक्सीजन जुड़ जाए, लगभग 1800 डिग्री सेल्सियस के आसपास, इतने टेम्परेचर के आसपास एक और जुड़ जाए तो बोलता है ओजोन लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? ओजोन की लेयर बन जाती है। क्या बन जाती है? ओजोन की, सॉरी सी लगी है ना, इसको बोलते हैं ओजोन, O3, इसको बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या करती है ओजोन लेयर हमारे? किस काम की? ये जो ओजोन की लेयर है बेटे वो काम करती है, हमको प्रोटेक्शन का काम करती है। किसका? प्रोटेक्शन का। प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज। यूवी पाजी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यूवी रेज होती है अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज कौन सी होती है सर? सूर्य की जो किरण आ रही है हमारे पास, सनलाइट आ रही है, उसके अंदर बहुत सारी हार्मफुल रेज होती है जो हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय कर सकती है, हमारे स्किन के अंदर अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनको छेड़ सकती है। उन यूवी रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है। यानी जैसे ही मान लो स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ओजोन की लेयर है तो जितनी भी अच्छी काम की लेयर है वो तो अंदर आ जाएगी हमारे, और जो बाकी जैसे अल्ट्रावायलेट रे है वो इसे टकराएगी और वापस रिफ्लेक्ट करके वापस चली जाएगी इन्वायरमेंट के बाहर। लेकिन मान लो अगर ये लेयर जो है इसके बीच में से क्या हो जाए, इसके बीच में से हल्के हल्के खड्डे होने लग जाए इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से बीच में छेद हो जाए तो ये रेज अंदर आ जाएगी
और क्या कॉज करेगी, स्किन कैंसर, अमीनो एसिड में चेंज और बहुत सारे कैंसर कॉजिंग डिजीज हमारे बॉडी के अंदर होने लगेगी। तो ना सिर्फ ह्यूमन बींग्स को और भी आसपास धरती के अंदर जो जीवित जीव है उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इस रेज की वजह से, और एक तरीके से ये इन्वायरमेंट को हानि कर रहा है। ठीक है, तो क्या करती है, प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम यूवी रेज। ग्रेट, आगे चलें। तो हमने इंट्रो कर लिया कि ओजोन एक्चुअली में है क्या, हमारे किस काम का है और इसकी लोकेशन कहां पर है। ये तीन चीजें हमने अभी तक ओजोन के बारे में पढ़ ली। नेक्स्ट स्लाइड क्या कह रही है हमको, रीजन ऑफ ओजोन डिप्लीशन। इसका रीजन क्या है, कौन जाके भाला डाल डाल के छेद कर रहा है वहां पर लेयर के अंदर, इसका क्या कारण है। इसका कारण लिखा है द मेजर कॉज इज सीएफसी। सीएफसी क्या कोई क्रिकेट की सीरीज है, नहीं। सीएफसी क्या है, इसको बोलते हैं क्लोरो ओ सॉरी क्या बोलते हैं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये एक तरह की गैस है जिसके अंदर क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन गैस जो कि रेफ्रिजरेंट्स है, जो भी पोल्यूटेंट है हमारे अर्थ पर जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा फैलाए जा रहे हैं, उसके द्वारा क्या हो रही है, क्लोरीन का जो फ्रिज वगैरह है या फायर एक्सटेंशन है उसके द्वारा क्या प्रोड्यूस हो रही है, क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही है। ये क्लोरीन क्या करती है, ये जाके आसमान के पास ओजोन लेयर के पास जाकर उससे क्या कर लेती है, रिएक्शन कर लेती है। क्लोरीन क्या बनाती है, ClO बना दिया प्लस ऑक्सीजन। तो क्या ओजोन का डिप्लेशन हो गया, क्योंकि ओजोन में रिएक्शन कर ली क्लोरीन के साथ और नया कंपाउंड फॉर्म करके ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर दी, तो ओजोन तो टूट गई, इसकी लेयर तो टूट गई। तो आसमान के अंदर धीरे धीरे छेद होने लग जाएंगे और अल्ट्रा वायलेट रेज, हार्मफुल रेज हमारी धरती पर, हमारे अर्थ पर आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या लिखा, द मेजर कॉज इज सीएफसी। ग्रेट, नेक्स्ट स्लाइड क्या हमारे पास, इसकी रोकने के लिए हम ह्यूमन बींग्स ने क्या प्रावधान किए भाई। तो एक संस्था है ये वाली, इसका नाम है यूएनईपी। ये पूछते रहते हैं एग्जाम्स के अंदर कि यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है, उसने क्या काम किया था। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफ इन्वायरमेंट प्रोग्राम। एक ऐसा प्रोग्राम बनाया, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनी जो इस सीएफसी को रोक सके कि सीएफसी प्रोड्यूस करने वाले या हार्मफुल गैसेस जो कि ओजोन का डिप्लेशन कराती है, उन गैसेस को रोकने के लिए क्या डिसीजन लिए, एक मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल लगाया गया। कौन सा प्रोटोकॉल, 1987 में। कब लगाया गया बेटे, 1987 के अंदर ये मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लगाया गया। और उसमें क्या कहा गया, उसमें एक बात कही गई जो आपको एग्जाम में लिखनी है कि वो सारी पॉल्यूटेंट हमें, वो सारे संसाधन हमें कम यूज करने चाहिए जो कि सीएफसी या हार्मफुल गैसेस जो ओजोन को डिप्लेशन करने के लिए मजबूर करती है, वो कम से कम यूज किए जाए। ये किसने बताए थे, मॉनिटरिंग प्रोटोकॉल के अंदर। किसने बताए थे, इस ऑर्गेनाइजेशन ने, यूएनईपी में। तो आपको सारे आई थिंक इंपॉर्टेंट याद हो चुके होंगे और इस सीरीज को आप एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, मजे कर रहे हो तो आराम से नोट्स बनाइए और इस लेक्चर को याद करते रहिए। बहुत छोटे छोटे लेक्चर्स हैं और इंपॉर्टेंट काम की जो बातें हैं जो एग्जाम्स में हर बार पूछी जाती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ताकि आप अच्छे से रिवाइज कर सकें इन 10-15 दिनों के अंदर। ग्रेट।